Hello dear students, good evening to all of you. As you know it well, it is the first class of English language or grammar. जैसा कि आपको बताया गया है, यह इंग्लिश लैंग्वेज या ग्रामर का फर्स्ट क्लास है एंड आफ्टर 2009 फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश ग्रामर. आपको पहले भी मैंने बताया था कि 2009 तक पढ़ाया करता था मैं. लिटरेचर लैंग्वेज दोनों पढ़ाया. ढेर सारे शहर के टीचर्स आज रिनाउंड है इलाहाबाद में, दिल्ली तक जाते हैं, मेरे स्टूडेंट रहे बशर्ते फ्राम 2009 टू 2020. इस दौरान ड्यू टू एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी आई लेफ्ट द टीचिंग ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड गिवन टू डिफरेंट टीचर्स. ये सारी बातें हो चुकी थी, लेकिन दो चीज़ें हैं, आप ध्यान रखिएगा. एक हमारा नेचर है कि विदाउट क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग और स्टडी आई डोंट गिव एनीथिंग टू यू. जब तक कोई चीज़ के बारे में मेरी अच्छी समझ नहीं हो जाती उसको मैं 10 बार पढ़ता हूँ. आज भी शायद एक विद्यार्थी से ज़्यादा मैं अध्ययन करता हूँ. एक विद्यार्थी से ज़्यादा मैं अध्ययन करता हूँ. तो जब तक कोई चीज़ एकदम क्लियर कट नहीं हो जाती है मैं कभी अपने बच्चों के सामने डिस्कस नहीं करता. अगर हमें ज़रा सा डाउट हो जाता है, डेट को भी लेकर के छोटा सा एग्जाम्पल लिटरेचर होता है कि व्हेन शेक्सपियर्स फादर डाइड, कब मरे, अगर ज़रा सा हमें पता है कि 1601, लेकिन ज़रा सा डाउट हो गया तो विदाउट कन्फर्मेशन आई कांट गिव सच फैक्ट्स टू आवर स्टूडेंट्स. मैं नहीं देता हूँ. तो यह इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मेरी खासियत है, यह इसलिए बता रहे हैं कि ग्रामर में जो कुछ आपको पढ़ा रहे हैं वह टोटली रेन एंड मार्टिन का है. एक दो और फॉरेन राइटर की बुक्स हैं हमारे पास, उन्हीं का है. तो कोई भी एग्जाम्पल हो, कुछ भी हो, आप किसी दूसरे को दिखाने से अच्छा है कि पहले रेन मार्टिन में कन्फर्म कर लें. जैसा कि मुझे सुनने में दो चीज़ें अच्छी नहीं लगती. पहले क्या होता था, यह लिखा गया है MA, अब इसको लिखा जाता है MA. यह जो ओल्ड इंग्लिश का कॉन्सेप्ट था उसमें फुल स्टॉप लगता था, लगना चाहिए भी. इन द एब्रीविएशंस द फुल स्टॉप मस्ट बी यूज्ड टू इंडिकेट द इनकम्प्लीट नेचर ऑफ द लेटर्स. उसकी परिभाषा होती है कि लेटर इनकम्प्लीट है, इसको बताने के लिए. MA कंप्लीट नहीं है. यह कंप्लीट कब होगा, जब यह बनेगा मास्टर ऑफ आर्ट बनेगा. अब देखें, यही रीजन है, यह इनकम्प्लीट है. अभी तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता है. कुछ बच्चों डिस्कस कर रहे थे यह गलत पढ़ाया गया है, यह सही होगा. इट्स ओनली यूजेज ऑफ मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर ऑल्दो अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल इंग्लिश लैंग्वेज. अगर देखें मॉडर्न में आप कहते ज़रूर हो, लेकिन ट्रेडिशनल में यह गलत है. और प्रैक्टिकली देखें तो भी गलत है. MA का प्रोनाउंसिएशन सेपरेट आप करते हो. जब एब्रीविएशन को आप प्रोनाउंस करते हो तो आप लिखते हैं ही इज एन MA. अब देख, इसको समझ ले, क्यों लगना चाहिए फुल स्टॉप, इसको समझ ले. नहीं लगता मॉडर्न में, सैल गायब हो गया. आई विल गो, यू विल गो, ही विल गो, दे विल गो, हर जगह विल का प्रयोग हो रहा है. वो एक अलग मैटर है, क्योंकि हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रिसाइज करते चले जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा शॉर्ट करते चले जा रहे हैं. ये उसी का नमूना है. आप एग्जाम्पल प्रैक्टिकली देखें. जब आप लिखते ही इज तो यहाँ लगेगा NMA, यहाँ क्या लगेगा, NMA लगेगा. जब आप लिखेंगे ही इज डॉट मास्टर ऑफ ARTS, अब देखें, अब यहाँ आप क्या लगाएंगे, यहाँ A लगेगा. अब देखें, तो जब ये एब्रीविएशन में था तो फिर आपने IN क्यों लगाया, और जब ये फुल फॉर्म में हो गया मास्टर ऑफ आर्ट्स तो आपने A क्यों लगा दिया. M तो वही है ना, M की पोजीशन तो बदली नहीं है. यहाँ भी A के पहले था और यहाँ भी क्या है, A के पहले है. पोजीशन बदली है. बदली इसलिए है कि जब ये एब्रीविएशन में था तो यह जो M था यह दो साउंड दे रहा था. यह क्या दे रहा था, हाफ वावेल दे रहा था और हाफ CONSONANT कॉन्सोनेंट दे रहा था. अब देखें, जब यह फुल फॉर्म में हो गया तो अब यह क्या देने लगा, माँ. अब यह माँ देने लगा, जो कि टोटली कॉन्सोनेंट साउंड होती. अब आपको समझ में आया, यहाँ MA का मतलब क्या हुआ, माँ. यह क्या स्टर हो गया. तो जब यहाँ M में लिखेंगे तो उसका भी प्रोनाउंसिएशन क्या हुआ, माँ हुआ. फिलहाल आप विद्यार्थी हैं, आपको इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है. आगे आपको
एक यूनिट पढ़ाया जाता है आर्टिकल। आर्टिकल पढ़ाया जाता है, तो जब आर्टिकल पढ़ाया जाता है तो जो कॉमन मेंटेलिटी ऑफ द मॉडर्न स्टूडेंट्स एंड इवन द टीचर्स टू, दोनों को देखें, चाहे मॉडर्न स्टूडेंट्स हो चाहे टीचर्स हो, जब आप आर्टिकल पढ़ते हो तो फ्रैंकली उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। बेसिकली आर्टिकल्स 4 पार्ट में, जैसे आप वॉवेल कहते हो तो यह 3 पार्ट में, यह एक प्योर वॉवेल है, प्योर वॉवेल है, दूसरा क्या है, सेमी वॉवेल है, दूसरा सेमी वॉवेल है, तीसरा कॉमन वॉवेल है, चौथा प्योर कॉन्सोनेंट। यह ऐसे पढ़ा, यह आपको तब क्लियर कट समझ में आएगा जब वॉवेल आपको, जब अल्फ़ाबेट्स पढ़ाया जाएगा तो एक में आप क्या पढ़ेंगे, प्योर VOWL। तो जब हम प्योर वॉवेल पढ़ाएंगे तो वह कितने होते हैं, 3। ये अभी आपको कन्फ्यूजन पैदा करें, क्योंकि शार्ट में बता देते हैं, उस टॉपिक में बताएंगे। ये प्योर वॉवेल है। जब हम यहाँ जाते हैं, जब हम सेमी वॉवेल की बात करते हैं तो यह हो जाते हैं 4। अब देखें, जब हम कॉमन वॉवेल की बात करते हैं, कॉमन वॉवेल की बात करते हैं तो यह हो जाते हैं 13, और जब हम कॉमन कॉन्सोनेंट की बात करते हैं तो यह हो जाते हैं 13। अब देखें, यह कैटेगरी अलग है और यह कैटेगरी अलग है, लेकिन आपको MA और MA तब समझ में आएगा जब या तो कॉमन वॉवेल पढ़ लें या तो कॉमन कॉन्सोनेंट पढ़ लें। कॉमन वॉवेल कॉमन कॉन्सोनेंट पढ़ लें तो यह जो 13 दूना 26 होता है, 26 लेटर्स होते हैं। 26 लेटर का क्लियर कट डिवीजन 2 पार्ट में होता है, 13 to 13 होता है। फिलहाल ये बातें हम बाद में डिस्कस करेंगे। हमारे सामने यह जिक्र आया था भाई, कुछ बच्चे होते हैं कहीं यहाँ ले जाते हैं कहीं वहाँ, तो वैसे तो शायद आप न जानते होंगे, बिहाइंड इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज आई हैव आल्सो स्टडीड द 4 वेदास। पूजा पाठ करने की आदत तो है ही, दूसरी तरफ पूजा पाठ के सिवा वेदों को ही पढ़ें। ऋग्वेद में लिखा है कि दाने तपस्सौर्य च विज्ञाने विनयने विस्मयम कर्तव्यम बहुरत्ना वसुंधरा। 6 चीज़ों में कभी अति नहीं की जाती। एक्सट्रीमिटीज प्रिवेंटेड एट एवरीवेयर, चाहे दान हो, चाहे तपस्या हो, विनम्रता हो, दाने तपस्सौर्य पराक्रम हो, विनय विनम्रता हो गया, नए इन्वेंशन हो गया, इन चीज़ों में अति नहीं की जाती। ज्ञान में तो बहुत ज़्यादा तो हम नहीं जानते हैं, जैसे लिटरेचर है, इतना ज़रूर जानते हैं कि श्योरली यू विल क्वालिफाई द एग्ज़ाम ऑफ TGT PGT इफ़ यू विल सीरियसली फॉलो व्हाट आई गिव टू यू। अगर आप उसी को फॉलो करेंगे जो आपको दिया जाता है तो हर हालत में फ़ायदेमंद होगा। दूसरे को दिखाने की अपेक्षा आप थोड़ा सा उसको रेन मार्टिन से कंफर्म करें, या कोई भी आपके पास बुक हो उससे कंफर्म करें। अभी तो बहुत छोटा सा चैप्टर लिया गया, आगे ढेर सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि हो सकता है ना आपको मिले ना आप लोगों के जो बड़े बड़े ग्रामेरियन हैं। 20 किताब बेचारे सर्च करते हैं तो पाते हैं। लिटरेचर में क्या है, कोई एक किताब बता दीजिए जो मैं पढ़ाता हूँ कहीं मिल जाए। कम से कम 4-6 किताबें, 2 किताबें आप पढ़ते हैं तो उतना मैटर आप कलेक्ट नहीं कर पाते हैं। चले फिलहाल तो आज ये ग्रामर का 3rd क्लास है मेरा। आज के बाद आपका ट्रायल क्लास कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा, इट इज़ मस्ट टू एवरी स्टूडेंट्स हु डिजायर्स टू रीड या टू स्टडी इंग्लिश लैंग्वेज फॉर ग्रामर टू पे 500 फी। मैंने बताया था इसमें किसी को कोई कंसेशन नहीं है, 500 आपको पे करना है। जो पुराने बच्चे हैं जो दिनेश को यह कहते हैं मैंने फुल पेड किया है, तो फुल पेड किया था तो टीचर भी हायर किए गए थे, टीचर को पेमेंट भी किया गया। सेलेक्टेड कैंडिडेट नरेंद्र पढ़ाए, उसके बाद आदरणीय पांडे जी पढ़ाए। पांडे जी के बाद एक को लड़का पढ़ाता था, परहैप्स आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, नाम नहीं याद आ रहा है, वह पढ़ाया करता था। इन सब लोगों को मैंने पेमेंट किया, बट ओनली ऑन बिहाफ ऑफ यू, और आपने पढ़ा भी है। एक चीज़ को 3-3 बार पढ़ा है। तो इस बैच के लिए, इस बैच को लेकर के ना उसको परेशान करें, इसलिए एक मिनिमम अमाउंट रखा है मैंने, बहुत सोच करके रखा है कि 500 रुपीज़ इज़ नॉट अ लार्ज सम ऑफ अमाउंट विच यू कांट पे। अगर आपको वास्तव में पढ़ना तो 500 रुपये आपके लिए बहुत नहीं होता है। अगर आपको केवल छिद्रान्वेषण करना है तो फिर 1 रुपये भी बहुत होता है। 1 रुपये, क्योंकि कमी निकालने वाले को केवल हमेशा कमियां ही दिखती हैं। कमी निकालने वाले को सूरज से प्रकाश नहीं दिखता है, बल्कि उसको बीच में अंधेरा दिखता है। अंधेरा क्यों हो जाता है, यह दिखता है। तो आज से आपका ये अंतिम वीडियो है। मंडे से उन्हीं को वीडियो जाएगा जो कि ग्रामर के ग्रुप में ऐड होंगे, नहीं तो शेष सबको डिलीट कर दिया जाएगा। चले देख लें। फिलहाल बात चल रही थी
कॉमा के बाद सेमीकोलन की बात चल रही थी। सेमीकोलन आपको समझाया गया था। सेमीकोलन के बारे में एक दो एग्जाम्पल यहाँ लिख करके आपको मैं समझाया देता हूँ। फिर से एग्जाम्पल इसलिए लिखे जा रहा है क्योंकि जो है उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है। जैसे यहाँ पे लिखा जा रहा है सेमीकोलन का, जो हमें अच्छा एग्जाम्पल लगा वह आपको देना चाहते हैं। पहला है इसका एग्जाम्पल, टुडे वी लव व्हाट टुमारो वी हेट। टुडे, ध्यान रखिएगा सेमीकोलन पढ़ाया जा रहा है, TODAY, टुडे वी लव व्हाट TOMMO, टुमारो वी HAT। टुडे वी लव व्हाट टुमारो वी हेट। नेक्स्ट, टुडे वी सीक व्हाट टुमारो वी सन। टुडे टुडे वी SEEK सीक व्हाट टुमारो व्हाट TOMORROW टुमारो वी सन वी SHUN सन छोड़ देना, बर्बाद हो जाना। नेक्स्ट, टुडे वी डिजायर टुडे वी DESI डिजायर व्हाट टुमारो वी फियर व्हाट TOMO टुमारो वी FER। अब देखें आपके सामने यह वाक्य लिखा गया है, दूसरा एक वाक्य और लिख दिया जा रहा है। यह एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है, ही वाज BRA, ही वाज अ ब्रेव, लार्ज हार्टेड LARGE HEARTED लार्ज हार्टेड मैन, एंड वी ऑल ऑनर्ड हिम। मैन एंड वी ऑल HONOU ऑनर्ड हिम। चलें देख लें, इन दो एग्जाम्पल में आप समझ जाएंगे जो आपको पढ़ाया जा रहा है वह क्या पढ़ाया जा रहा है। यहाँ लिखा जा रहा है SEMICOLON। आपको बताया गया था सेमीकोलन क्या होता है, यह अर्धविराम होता है। अब देखें सेमीकोलन की दो कंडीशन होती है। दो कंडीशन यह होती है कि जहाँ पर हमको निगेटिविटी दिखे, चाहे फर्स्ट क्लास पॉजिटिव है तो सेकंड क्लास जो है वह निगेटिव सेंस दे रहे, वहाँ पे सेमीकोलन लग जाता है। फर्स्ट क्लास निगेटिव दे रही, सेकंड क्लास पॉजिटिव दे रही, वहाँ पे लग जाता है। दूसरा देखें, जिस वाक्य में लगातार एक से ज़्यादा बार, ध्यान से सुनिएगा, जिस वाक्य में लगातार एक से ज़्यादा बार कामा का प्रयोग होता है उसके बाद सेमीकोलन लगा के पुनः कामा का प्रयोग किया जाता है, यह इसका दूसरा यूज होता है। तो मेनली अगर पहले वाक्य को हम देखते हैं, यहाँ के टुडे वी लव, अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे कामा लगना चाहिए, लेकिन यहाँ कामा नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे व्हाट टुमारो वी हेट, यह जो व्हाट लगा हुआ है यह कनेक्टिंग का वर्क कर रहा है, तो यहाँ कामा नहीं लगेगा। टुडे वी लव व्हाट टुमारो वी हेट। अब देखें यहाँ जो लगेगा वह क्या होगा, सेमीकोलन होगा। क्यों सेमीकोलन होगा? टुडे वी लव व्हाट टुमारो वी हेट, यह कह रहा है आज जिसको हम प्यार करते हैं कल उस चीज़ से हम क्या है, घृणा करते हैं। यह वाक्य जो है प्रथम वाक्य का जस्ट अपोजिट। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं, टुडे वी सीक, आज हम जिसको खोजते हैं, टुमारो वी सन, कल उसको छोड़ देते हैं। यहाँ क्या होगा, यहाँ भी सेमीकोलन का प्रयोग किया जाएगा। तीसरा है टुडे वी डिजायर व्हाट टुमारो वी फियर। अब अगर इसके कुछ आगे होता तो यहाँ सेमीकोलन होता, क्योंकि वाक्य समाप्त है तो यहाँ क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप हो जाता है। अब देखें दो कंडीशन हैं, एक तो प्रथम वाक्य पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव है। प्रथम वाक्य पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव है। जैसे आपने कहा कि रेनिंग इज मस्ट फॉर एग्रीकल्चर बट रेनिंग इज मस्ट फॉर एग्रीकल्चर बट कैट्स एंड डॉग्स इज हॉरिबल, इज फ्यूरियस, इज डिस्ट्रक्टिव। आपने कहा बरसात कृषि के लिए तो महत्वपूर्ण है, पानी गिरना कृषि के लिए तो महत्वपूर्ण है, लेकिन बहुत ज़्यादा बरसात होना भी कहीं ना कहीं कैलेमिटी को ले आता है। तो जिस एक बात को हम कहते हैं आगे उसी को कंट्राडिक्ट कर देते हैं, उसी को अपोज कर देते हैं, तो वहाँ पे भी क्या लगता है, सेमीकोलन का प्रयोग किया जाता है। दूसरा देखें, अभी आपसे बताया गया था कि यदि किसी एक वाक्य में, ध्यान से सुनिएगा, एक वाक्य में
एक से ज़्यादा बार कामा का प्रयोग होता है तो प्रायः दूसरे कामा के बाद सेमीकोलन का प्रयोग कर दिया जाता है, या प्रथम कामा के बाद सेमीकोलन का प्रयोग कर दिया जाता है। अब देखें, आपने कहा कि ही वाज अ ब्रेव, एक यहाँ पे भाव हमको बहादुरी का मिला, ब्रेव यहाँ कामा होगा। दूसरा लार्ज हार्टेड मैन कामा एंड वी ऑल ऑनर्ड हिम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेमीकोलन का प्रयोग हो जाएगा। ही वाज अ ब्रेव कामा लार्ज हार्टेड मैन एंड वी ऑल ऑनर्ड हिम। तो यह वाक्य दो भाव दे रहा है। यहाँ पे एक बहादुरी की बात हो रही, दूसरा विशाल हृदय की बात हो रही, तीसरा लास्ट में देखें तो ऑनर की बात हो रही है। तो जहाँ एक बार या एक से ज़्यादा बार कामा का प्रयोग होता है वहाँ पर भी देखें तो सेमीकोलन का प्रयोग कर दिया जाता है। यह सेमीकोलन का है। प्रायः आपके एग्जाम्पल अभी आपको 10-20 तो लिखे जाएंगे। एग्जाम्पल जो सॉल्व कराए जाते हैं उनमें देखें, आप अपनी आदत डालिए। आप बहुत माने प्रैक्टिकल बुक है, मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वह रेन और मार्टिन से ही आते हैं। तो रेन और मार्टिन को आप ख़रीदें, उसकी की को ख़रीदें और 2 बार 4 बार उसको पढ़ें। स्वतः सेल्फ एक्सरसाइज को आप सॉल्व करने का प्रयास करें। जब एक्सरसाइज आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, एक जगह गलत हुआ, 2 जगह गलत हुआ, उसके बाद आप की को देखें। उसमें जब देखें तो आप ज़रा सा रुक करके सोचें कि व्हाई आई हैव कमिटेड द मिस्टेक, व्हाई आई वॉज अनेबल टू आइडेंटिफाई दैट हियर टू यूज द पंक्चुएशन। आप यह प्रश्न अपने से करें, आप स्वतः करें। देखिए, व्याकरण है, इंग्लिश लैंग्वेज है, इसमें चेक योर सेल्फ होता है। यह चेक योर सेल्फ, ट्राई टू एनालिसिस योर सेल्फ, आपको अपने से एनालिसिस करना पड़ता है, अपने से आपको चेक करना पड़ता है। वह आपके लिए कहीं ना कहीं से देखें तो मोर कंफर्टेबल होता है। अब नेक्स्ट जो आपका है वह क्या है, कोलन है। अब जो कोलन होता है उसको देखें, 2 कंडीशन होती हैं। यह यहाँ पे लिखा जा रहा है कोलन, COLON, यह क्या है, यह कोलन लिखा जा रहा है। तो प्रायः जो कोलन का प्रयोग होता है वह किसके लिए किया जाता है, वह कोलन हमेशा डैश के साथ प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर डैश अकेला है, कोलन अकेला है, तो उसका 2 सेंस निकलता है, या यूँ कहें कि देन दे गिव द सेपरेट सेंस, यह अलग अलग भाव देते हैं। ऐसे समझ लें, यह जो कोलन का प्रयोग किया जाता है, एक तो देखें इन द कोटेशंस, या टू डिस्क्लोज द रियलिटी ऑफ द कोटेशंस, या शुद्ध हिंदी में कहें तो वक्ता के कथन को हूबहू करने के लिए, हूबहू का मतलब हूबहू व्यक्त करने के लिए। गांधी जी सेट इन 1942 डू और डाई, गांधी जी सेट अगर ऐसे लिखा गया, आप देखें GANDHI, गांधी जी सेड, आप ऐसे समझ लें तो गांधी जी सेट यहाँ पे हो गया, वो डू सॉरी ए गांधी जी अकॉर्डिंग टू ACCORDNG, वह गलत हो गया है ऊपर का, उसको काउंट मत करिएगा। इन्वर्टेड कामा हमें ध्यान आ गया था, वह पढ़ाने लगे थे, तो वह इन्वर्टेड कामा का एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पे लिखाया जा रहा है, हो सकता है ऊपर कट जाता है, उधर भी ध्यान नहीं दिए, यहाँ लिखा जा रहा है यह कोलन। अब देखें जो कोलन का सिंबल है वह क्या होता है, यह होता है। यह जो है, यह सिंबल किसका है, यह कोलन का सिंबल है। 2 डॉट हैं या 2 फुल स्टॉप कहें, एक ऊपर एक नीचे, उसे क्या कहा गया, कोलन कहा गया। तो कोलन वक्ता क्या, जब हम कोट करते हैं अकॉर्डिंग टू कोलन रखते हैं, उसके बाद डैश का प्रयोग करते हैं। एक तो कोलन का यहाँ प्रयोग होता है, दूसरा देखें अब जो कोलन का दूसरा नियम होता है यह क्या होता है, दूसरा फॉर द एब्रप्ट चेंज इन द सेंस, किसी वाक्य को हम बोल रहे हैं, किसी वाक्य को हम बोल रहे हैं और उसमें एकाएक रुकावट पैदा होती है, सेंस चेंज होता है, तो वहाँ भी कोलन का प्रयोग किया जाता है। अब देखें, इसको आपको लिख करके यहाँ 2-4 एग्जाम्पल लिख दिए जा रहे हैं, एग्जाम्पल के बाद उनको वर्कआउट कर दिया जा रहा है। इसका जो पहला एग्जाम्पल है, जैसे आपने देखा कि वैकेंसीज, यह एग्जाम्पल है अकॉर्डिंग टू ACCORDNG, अकॉर्डिंग टू BACON, आपने कहा चाहे कोलन रखिए चाहे कोलन डैश। रीडिंग मेकेथ, READING, MEKETH, मेकेथ माने मेक्स, रीडिंग मेकेथ, और फुल मैन कॉमा WRITING, राइटिंग,
an exact man, exact man, and reading maketh a full man, writing an exact man, and conference CONFER conference READY और रेडी मैन। अब देख यहाँ पे तो जो वक्ता का मूल कथन है, अगर आपने पढ़ा होगा यह फ्रांसिस बेकन का जो निबंध है ऑफ स्टडी, तो यह लाइन कहाँ से ली गई है, यह लाइन ऑफ स्टडी से ली गई। तो वक्ता का जो मूल कथन है उसको व्यक्त करने के लिए यह कोलन होगा। तो यहाँ पे जो यह है उसे क्या कहा जाता है, डैश कहा जाता है। प्रायः किसी के कथन के पहले जो कोलन डैश लगते हैं, या लोग प्रायः मॉडर्न में देखें केवल कोलन लगाते हैं, डैश का प्रयोग नहीं करते हैं। दूसरा, जब यह इन्वर्टेड कामा के अंदर हो जाएगा, इसके अंदर हो जाएगा, तो जो कामा का नियम होता है, जो सेमी कोलन का नियम होता है, या द सेंटेंस मस्ट बी रिटन अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द पंचुएशन, जो नियम होता है। जैसे देखें, रीडिंग मेकeth अ फुल मैन, एक भाव हमारा यहाँ पूरा हो रहा है तो यहाँ पे कामा यहाँ लग गया। दूसरा है राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, तो कामा यहाँ लग जाए, लगना चाहिए प्रायः। अब देखें कामा लगा क्यों नहीं, क्योंकि वास्तव में यहाँ एंड, यदि दो कथन या दो भाव एक साथ किसी कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं तो उस एंड के पहले प्रायः हम कामा नहीं लगाते। लेकिन दूसरा भी नियम है, कई बार एंड के पहले कामा लगता है। एंड के पहले कामा तब लगता है जब ये जो एंड से जुड़ा हुआ अंतिम वाक्य है यहाँ फुल स्टॉप न होता, यह वाक्य और आगे जाता। आप ऐसे समझ लें, यह वाक्य और आगे प्रोसीड होता तो यहाँ पे फिर कामा की ज़रूरत पड़ती। एक तो जो आपका कोलन है वह ऐसे वाक्यों में प्रयुक्त होता है। दूसरा देखें, जो कोलन होता है तो यह एब्रप्ट चेंज के लिए होता है, जैसे स्टडी या ट्राई टू स्टडी, ट्राई टू स्टडी, टू acquire knowledge, not to CONTRADI, not to contradict। तो आप मेहनत करें, आप पढ़ें, वह किसके लिए पढ़ें, ट्राई टू स्टडी टू एक्वायर नॉलेज, नॉट टू कंट्राडिक्ट। अब यहाँ पे देखें, ये दोनों में कोई समानता नहीं। एक कह रहा है आप पढ़ें ज्ञान के लिए, विरोधाभास के लिए ना पढ़ें। आपका ज्ञान कहीं न कहीं प्रॉफिट के लिए होना चाहिए, आपका लेबर प्रॉफिट के लिए होना चाहिए, आपका लेबर वैल्यूलेस नहीं होना चाहिए। कंट्राडिक्शन अराइज करने के लिए आपका लेबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसी जगह पे किसका प्रयोग किया जाता है, कोलन का प्रयोग किया जाता है। ढेर सारे रूल्स कोलन के नहीं हैं, केवल जो ओरिजिनल आपका स्टेटमेंट होता है वहाँ पे लगता है। और ओरिजिनल स्टेटमेंट के सिवा अगर देखें तो जो इसका प्रयोग किया जाता है वह कहाँ किया जाता है आपको बताया गया। अब देखें कोलन के बाद डैश को देखें तो मोस्टली देख रहे हैं कोलन एंड डैश आर यूज टुगेदर इन अ सेंटेंस विद इन्वर्टेड कामाज। अगर प्रायः वाक्य में देखें तो वाक्य में एक साथ दोनों ही प्रयुक्त किए जाते हैं, चाहे वह कोलन हो चाहे डैश हो। डैश का प्रयोग हमेशा देखें कि सडन चेंज इन द सेंस को भी शो करता है। ध्यान दीजिएगा, डैश में और डैश के साथ हाइफन और पैरेंथेसिस तीनों में अंतर होता है। अभी जो आपको पढ़ाया जा रहा है, यहाँ जो लिखा जा रहा है वह क्या है, डैश है। अब देखें, यह जो डैश है इसका जो सिंबल होता है यह होता है। अब जो यह सिंबल होता है, यह सिंबल किसका होता है, टू शो द सेपरेशन, टू शो द लेवल जंपिंग। आप ऐसे समझ लें, टू शो द सडन चेंज इन द सेंस, एकाएक भाव को चेंज करने के लिए, चेंज का प्रदर्शन करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। एकाएक भाव को व्यक्त करने के लिए प्रदर्शन किया जाता है। जैसे आप एकाएक बैठे हैं, सपोज दैट यू आर सिंक इन द सारो टेकिंग द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ लाइफ। आप बड़े दुखी हैं, आप सोचने लगे कि इफ आई हैड वर्कड हार्ड बट व्हाई टू थिंक सच पास्ट थिंग्स। अब देखें, आप सोच रहे थे कि इफ आई हैड वर्क हार्ड
देन surely I would have achieved some good post। आप एकाएक विचार कर रहे थे, अगर मैंने खूब विद्यार्थी जीवन में लेबर किया होता। वैसे तो आप जाने कि फॉर द मेंटल सेटिस्फैक्शन देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ बिग और स्मॉल पोस्ट, इट इज़ ओनली ए स्टेट ऑफ ह्यूमन माइंड। मेरे हिसाब से देखें, स्टेट ऑफ ह्यूमन माइंड। आप घुस से भी संतुष्ट हो सकते हो, बिना घुस के भी संतुष्ट हो सकते हो। कितने लोग नौकरी से संतुष्ट हैं, कितने लोग नौकरी से संतुष्ट हैं। कुछ कहते हैं बिजनेस इज़ गुड, बिजनेस इज़ सुपीरियर टू जॉब, कुछ कहते हैं जॉब इज़ सुपीरियर टू बिजनेस। तो यह क्या, इट डिपेंड्स ऑन स्टेट ऑफ ह्यूमन माइंड, ऑन द अप्रोच ऑफ ह्यूमन माइंड। वह अलग है, वह तो अलग है। एक एग्जाम्पल है कि इफ़ आई हैड वर्क हार्ड, यदि खूब परिश्रम किया होता उस समय पे, अगर जो है परिश्रम किया होता, अब इसके बाद एकाएक आप चेंज हो गए, तो यहाँ जो लगेगा वह क्या लगेगा, वह डैश लगेगा। क्यों? बट वाई टू थिंक, यह वाक्य अधूरा रह गया। यह वाक्य, जो विचारधारा, जो सोच करके इसको आगे बढ़ रहे थे, वह अधूरी रह गई, उसके आगे नहीं बढ़े हैं। एकाएक आपके मन में आया कि वाई टू थिंक द पॉज थिंग्स, सच थिंग्स। ऐसी चीज़ों पे विचार करने से कोई मतलब नहीं होता है। ऐसी चीज़ों पे हम क्यों विचार करते हैं? क्योंकि व्हेन दे विल कम इन आवर माइंड श्योरली दे विल टॉर्मेंट, श्योरली दे विल गिव पेन टू अस। जब भी मेरे मन में ऐसी बातें आएंगी तो कहीं न कहीं से हमको टॉर्मेंट ही करेंगे, कहीं न कहीं से हमको प्रताड़ित ही करेंगी। तो यहाँ पे जिसका प्रयोग होता है वह क्या होता है, डैश का प्रयोग होता है। अब दूसरा देखें कि जो सेंटेंस है, अगर कोई बिगर सेंटेंस है, कोई बड़ा सेंटेंस है, तो एक तो यह हो गया माने सेपरेशन को व्यक्त करने के लिए। दूसरा आपको बताया गया कि डैश इज यूज्ड, डैश इज यूज्ड विद क्या है, यह कोलन। अब जब भी कोटेशन को हम लिखते हैं तो तीन चीज़ें एक साथ आती, या यूँ कह लीजिए कि जब भी हम किसी कोटेशन को लिखते हैं QUOTATION, या कोटेशंस को लिखते हैं, तो इसमें हम क्या क्या प्रयुक्त करते हैं? इसमें हम डैश को करते हैं, इसमें हम कोलन को करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमाज को करते हैं। उसके सिवा इसमें हम COMMA में कॉमा का प्रयोग करते हैं। कॉमा के बाद देखें तो हो सकता है सेमी कोलन का प्रयोग करते हैं। अब उसके बाद देखें नेक्स्ट जो है वह फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। STOP, फुल स्टॉप के सिवा अगर हम देख रहे हैं तो जितने भी पंक्चुएशन हैं लगभग सब का प्रयोग किया जाता है। तो यह जो डैश है दो दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। एक तो किसी उस वाक्य में हम डैश का प्रयोग करते हैं जहाँ ऐसे समझ लें सडन चेंज इन द सेंस ऑफ द सेंटेंस, एकाएक भाव परिवर्तन होता है। जब किसी वाक्य में एकाएक भाव परिवर्तन होता है तो वहाँ भी इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा, जब हम या डैश का प्रयोग हमेशा कोलन के साथ किसी भी वाक्य में, किसी भी कोटेशन, जो ओरिजिनल कोटेशन वक्ता का मूल कथन है, उसको कन्वे करने के लिए भी हम डैश का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट जो होता है आपका क्वेश्चन मार्क, इसके बाद आता है। तो जो क्वेश्चन मार्क आता है उसमें आपको बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जो क्वेश्चन मार्क है उसको आपने पढ़ा है। डैश का एक और प्रयोग होता है जो आपको बताया गया कि अगर स्कैटर्ड सेंटेंस है, जैसे कल आप जिक्र हुआ था तो आपको हैमलेट के बारे में बताया गया था। हैमलेट के बारे में बताया गया था जो ओफेलिया की स्टेटमेंट था कि व्हाट अ नोबल माइंड इज हियर ओवरथ्रोन, द कोर्टियर्स, द सोल्जर्स, या आई टंग, इस टाइप के करके था। या फ्रेंड्स, एडमायरर्स, फॉलोअर्स, डैश, आई रेस्पेक्ट टू ऑल आपने कहा। तो जब एक बड़ा सेंटेंस होता है उसमें ढेर सारे नाउन होते हैं, ढेर सारे नाउन या ढेर सारे वर्ड्स होते हैं। हो सकता है वह प्रॉपर नाउन हो कि हो सकता है वह कॉमन नाउन हो सकता है वह प्रॉपर नाउन हो कि कॉमन नाउन हो, तो वहाँ पर भी डैश का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप एक वाक्य देखें कि माई ब्रदर्स, कॉमा सिस्टर्स, सिस्टर्स, कॉमा फ्रेंड्स एंड ADMI आर एडमायरर्स, आई ऑनर टू ऑल ऑफ यू। अब यहाँ पे डैश का प्रयोग होगा। डैश का प्रयोग क्यों हो गया?
क्योंकि जब डैश का प्रयोग कर दिए तो यह जो आई ऑनर वाला है यह सब के लिए एक साथ प्रयुक्त हो गया, यह सब के लिए प्रयुक्त हो गया। आई ऑनर्ड माई ब्रदर सिस्टर्स फ्रेंड्स एंड एडमायरर्स मीन्स ऑल द पर्सन हु आर सीटेड हियर, ऑल द पीपल हु आर सीटेड हियर या हु आर प्रेजेंट हियर, जो यहाँ पे उपस्थित हैं, मैं सबका ऑनर करता हूँ, सबका रिस्पेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे किसका प्रयोग हो जाएगा? डैश का प्रयोग हो जाएगा। ठीक, ये डैश का प्रयोग है। नेक्स्ट जो प्रयोग है आपका एक्सरसाइज वह क्या है? QUESTION क्वेश्चन मार्क। आप जानते हैं यह जो क्वेश्चन मार्क है वो जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, तो यह जो क्वेश्चन मार्क होता है यह इंस्टीड ऑफ फुल स्टॉप प्रयुक्त किया जाता है। बट फॉर द डायरेक्ट क्वेश्चंस जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं उसमें यह क्वेश्चन मार्क आपको पहले भी बताया गया है कि यह जो क्वेश्चन मार्क है यह फुल स्टॉप की जगह लेता है। यह अपने भाव को क्लोज बताता है, अपने भाव को यह क्लोज बताता है। इसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन मार्क, विच इज मोस्टली यूज इंस्टेड ऑफ द फुल स्टॉप। लेकिन वह क्वेश्चन मार्क कहीं ना कहीं से डायरेक्ट होना चाहिए। जैसे आपने कहा कि हैव यू टेकन योर फूड, हैव यू टेकन योर फूड, आर यू गोइंग टू बॉम्बे। अब यहाँ पे आर यू गोइंग टू बॉम्बे में यह जो क्वेश्चन मार्क होगा यह फुल स्टॉप का काम करेगा, यह फुल स्टॉप का काम करेगा। कई बार लोग पूछ लेते हैं कि अगर क्वेश्चन मार्क के बाद भी फुल स्टॉप, माने क्वेश्चन मार्क के साथ हमें फुल स्टॉप लगाना है तो फिर फुल स्टॉप कहाँ लगेगा? ध्यान दीजिएगा, उस समय भी कहा गया था कि अगर क्वेश्चन मार्क के साथ हमें फुल स्टॉप लगाना हो, ग्रामर में ऐसा कोई नियम नहीं है। अगर आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है देन देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट टू यूज द फुल स्टॉप इन सच अ सेंटेंस। जो ऐसा वाक्य होता है उसमें फुल स्टॉप की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन कई लोग एक्स्ट्रा इंटेलेक्चुअल होते हैं, वह पूछ बैठते हैं भले नहीं होता है, अगर करना हो तो क्या होगा? तो अगर करना हो तो ध्यान दीजिएगा हमेशा देन आफ्टर द क्वेश्चन मार्क लगता नहीं है। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि हो सकता है फिर इस मुद्दे को आप उठाएं कहीं दूसरी जगह। तो लगता नहीं है, लेकिन अगर विद्वान कोई पूछता है कि अगर लगाना हो तो क्या होगा, किसी ने पूछ लिया मैं मिर्चा नहीं खाता, लेकिन अगर खाना हो तो क्या होगा, तो आप खाएं चाहे ना खाएं, लेकिन जो भी खाएगा उसमें एक ही क्वालिटी होगी, वो क्या होगा? मुंह जलेगा। जो भी एक्स्ट्रा मिर्च खाएगा या खाएगा मुंह जलेगा। तो यह क्वेश्चन मार्क है, यह कहाँ लगता है? इन डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, वहाँ पे लगता है। लेकिन अगर कोई इंट्रोगेटिव वर्ड्स बीच में आया है, वह कंजंक्शन का कार्य कर रहा है, तो आई डोंट नो वेदर आई हैव टू गो, मुझे नहीं पता मुझे कहाँ जाना चाहिए, लेकिन वहाँ पे अब फुल स्टॉप लगेगा, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। तो चले फ़िलहाल ठीक है, अभी तो 1-2 दिन और इस क्लास के बारे में डिस्कशन चलेगा। आज का जो क्लास है आपका यहीं तक है। यह आपका ट्रायल था, आपको बताया भी गया था कि 3 दिन का ट्रायल है। आज आपका ट्रायल कंप्लीट हुआ। अब आपको जैसा लगेगा आप सोच लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक उठाया जाएगा वह कम्प्रिहेंशन होगा। आपको पहले ही मैंने बताया है कि जो मेजर क्वेश्चंस आते हैं, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन जो आती है वहीं से मैं जो है प्रश्न उठाता हूँ, वहीं से आपको पढ़ाना चाहता हूँ। जो छोटे मोटे टॉपिक हैं उनको समझा करके फ्री कर दिया जाएगा। तो आज का क्लास आपका इंग्लिश ग्रामर का यहीं क्लोज होता है। ओके, बेस्ट ऑफ लक टू फॉलो मी टू अकम्पनी मी। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक वंस अगेन, बाय।